नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव स्टडी में। मैं हूं आपके साथ अभयराज। आज हम इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे आधुनिक भारत की इतिहास की सीरीज के अंतर्गत प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध के अंतर्गत हम इसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे। पृष्ठभूमि के अंतर्गत अंग्रेजों की स्थिति क्या थी और बंगाल की स्थिति उस समय पर क्या थी, इसको भी हम समझेंगे। उसके बाद प्लासी के युद्ध की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है, उसको भी हम समझेंगे। और अंत में प्लासी के युद्ध के परिणाम किस प्रकार घटित होते हैं, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। प्लासी के युद्ध से पहले अंग्रेजों ने भारत में बड़ौदा, सूरत, बॉम्बे, विशाखापट्टनम, मसूलीपट्टनम, मद्रास, कलकत्ता, हुगली, इन अनेक जगहों पर अपने व्यापारिक कारखाने स्थापित कर लिए थे, जिनमें से महत्वपूर्ण थे बॉम्बे और मद्रास और कलकत्ता। जब इस तरीके से भारत के सभी तटीय क्षेत्रों पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक कारखाने स्थापित कर लिए थे, तो उसके बाद अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा राजनीतिक रूप से बढ़ने लगी और उनको बाद में बंगाल के क्षेत्र में अधिकार करने के लिए गतिविधियां उन्होंने प्रारंभ कर दी। उस समय पर बंगाल के क्षेत्र में आज का बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ये पूरा बहुत बड़ा क्षेत्र आता था। तो इस पूरे क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने गतिविधियां प्रारंभ की और जिसमें पहला काम था प्लासी का युद्ध, जिसमें बंगाल पर उन्होंने राजनीतिक कब्जा जमा लिया था। एक और मैप के माध्यम से हम बंगाल की अवस्थिति को इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये पूरा जो क्षेत्र है, ये बंगाल का क्षेत्र था। तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र था, जो कि एक समृद्धशाली क्षेत्र भी था। तो सबसे पहले अंग्रेज है इसी क्षेत्र को कब्जाने का प्रयास करते हैं। अब हम समझते हैं कि बंगाल की 18वीं शताब्दी के शुरुआत में राजनीतिक स्थिति क्या थी। तो बंगाल एक प्रदेश था जिस पर मुगल साम्राज्य का शासन प्रशासन चलता था, जिसमें मुगल सम्राट के द्वारा बंगाल के क्षेत्र में नवाबों की नियुक्ति की जाती थी। और मुगल सम्राट है वह अपने साम्राज्य को दिल्ली से चलाता था। तो मुगल सम्राट द्वारा बंगाल के नवाबों की नियुक्ति की जाती थी। 1700 ईस्वी में जो मुगल सम्राट था वह था औरंगजेब, और औरंगजेब के द्वारा बंगाल का एक दीवान नियुक्त किया जाता है जिसका नाम था मुर्शीद कुली खां, और बंगाल के सूबेदार के रूप में अजीम उसान को नियुक्त किया जाता है। जो ये अजीम उसान था, ये मुगल राज परिवार से संबंधित था, तो इसलिए ये सामान्यतः अधिकतम समय दिल्ली में ही रहता था। तो ये नाम मात्र का बंगाल का सूबेदार था, वास्तविक काम है मुर्शीद कुली खां ही करता था। तो इस प्रकार से जो वास्तविक शक्ति थी वो मुर्शीद कुली खां के पास थी। इसमें दीवान का मतलब होता है जो आर्थिक कार्यों की देखरेख करता है। तो बंगाल के आर्थिक कार्यों की देखरेख मुर्शीद कुली खां करता था, जो कि बंगाल का दीवान था। और सूबेदार का मतलब होता है गवर्नर। इसका मतलब ये है कि जो कि प्रशासन को संभालता हो। तो यहाँ पर प्रशासन की जिम्मेदारी वैसे अजीम उसान को दे रखी थी, लेकिन ये वहाँ पर बंगाल में रहता नहीं था, अधिकतर समय दिल्ली में रहता था। इसलिए सूबेदार और दीवान दोनों के पदों को संभालने का काम है वो मुर्शीद कुली खां ही करता था। तो वास्तविक शक्ति इसी के पास थी। उसके बाद 1717 में जब फर्रुखसियर के माध्यम से, यानी फर्रुखसियर मुगल सम्राट था, औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद फर्रुखसियर मुगल सम्राट बनता है और 1717 में ये मुर्शीद कुली खां को बंगाल की सूबेदारी भी प्रदान कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि मुर्शीद कुली खां अब बंगाल का सूबेदार भी है और दीवान भी है। तो ऑफिशियली अब मुर्शीद कुली खां बंगाल का वास्तविक नवाब बन चुका था। और इस मुर्शीद कुली खां को मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद है वो बंगाल में मुगल सम्राट के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सूबेदार की नियुक्ति नहीं की जाती थी, नवाब की नियुक्ति नहीं की जाती थी,
बल्कि मुर्शिद कुली खां के बाद वंशानुगत नवाब बनना प्रारंभ हो गए थे। ये प्रश्न भी बन के आ जाता है, मुगल सम्राट के द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर या सूबेदार या नवाब स्वतंत्र रूप से किसे बनाया गया था? तो मुर्शिद कुली खां को बनाया गया था। 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनके दामाद, जिनका नाम था सुजाउद्दीन, वह बंगाल के नवाब बन जाते हैं। और सुजाउद्दीन है वो 14 वर्षों तक बंगाल पर शासन व्यवस्था चलाते हैं। जो सुजाउद्दीन था उसको मान्यता प्रदान करते हैं मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला। तो यहाँ पर मुगल सम्राट सुजाउद्दीन की नियुक्ति नहीं करते, बल्कि नियुक्ति तो वंशानुगत तरीके से मुर्शिद कुली खां के द्वारा ही कर दी जाती है, लेकिन जो मान्यता है मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। जब सुजाउद्दीन की भी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो मुर्शिद कुली खां का एक बेटा था तो वो अयोग्य था, तो 1 साल के लिए वह भी बंगाल का नवाब बनता है। लेकिन क्योंकि मुर्शिद कुली खां का जो बेटा था वो इतना योग्य नहीं था और उसके बाद अलीवर्दी खां के द्वारा इसका तख्ता पलट कर दिया जाता है और अलीवर्दी खां स्वयं बंगाल का नवाब बन जाता है। अलीवर्दी खां 1740 से लेके और 1756 तक बंगाल पर शासन करता है बंगाल के नवाब के रूप में। अलीवर्दी खां एक योग्य शासक था तुलनात्मक रूप से, और ये अंग्रेज़ों की चाल को, फ्रांसीसियों की चाल को समझता था। इस कारण इसने अंग्रेज़ों को कलकत्ता में और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर में किलेबंदी करने से रोक दिया था। हालांकि वो अपने कारखाने स्थापित करके व्यापारिक गतिविधियां चला रहे थे, लेकिन किलेबंदी अलीवर्दी खां ने नहीं करने दी। अलीवर्दी खां ने अंग्रेज़ों की तुलना है वो मधुमक्खी के छत्ते से की थी। अलीवर्दी खां ने कहा था कि जो अंग्रेज़ है वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, जिस प्रकार यदि मधुमक्खी को छेड़ा नहीं जाए तो वह शहद देती है, लेकिन यदि उन्हें छेड़ दिया जाता है तो व्यक्ति को वो काट लेती है। तो ऐसे ही अंग्रेज़ है। अलीवर्दी खां ने मुगल सम्राट को जो राजस्व दिया जाता था बंगाल के द्वारा उसको रोक दिया था, क्योंकि अब दिल्ली में जो मुगल सम्राट है वो इतना मजबूत नहीं रहे, इतने सशक्त नहीं थे। तो अलीवर्दी खां ने जो बंगाल के द्वारा मुगल सम्राट को राजस्व दिया जाता था, टैक्स दिया जाता था, उसको भी रोक दिया था। 1756 में जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है तो उत्तराधिकार का प्रश्न फिर से खड़ा हो जाता है। क्योंकि अलीवर्दी खां के कोई बेटा नहीं था, उनकी केवल 3 बेटियां थी। तो तीसरी सबसे छोटी बेटी का पुत्र था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला है वो 1756 में बंगाल का नवाब बन जाता है, लेकिन ये नवाब का पद इतनी आसानी से सिराजुद्दौला को प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि इसके प्रतिद्वंदी भी वहाँ पर मौजूद थे जो इसका विरोध कर रहे थे। अब इनमें जो प्रतिद्वंदी थे, एक थी इसमें इनकी मौसी घसीटी बेगम, और एक था जो तीसरी एक और बेटी थी अलीवर्दी खां की, उसका पुत्र शौकत जंग। तो यहाँ पर घसीटी बेगम और शौकत जंग का सिराजुद्दौला को विरोध का सामना करना पड़ा। तो बंगाल में सिराजुद्दौला के विरोधी गुट भी उत्पन्न हो गए थे। अब चूंकि जब भी परिवार के अंदर समस्या पैदा होती है, झगड़े पैदा होते हैं, तो इसका लाभ जो बाहरी लोग होते हैं वो उठाना प्रारंभ कर देते हैं, और बाहरी थे अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने इस स्थिति का लाभ उठाना चाहा। तो अब तक जो 1700 ईस्वी से लेकर और 1756-57 ईस्वी तक जो बंगाल में राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, कौन कौन नवाब बनते हैं और किस प्रकार की घटनाएं घटित होती है उसको समझ चुके हैं। अब हम बंगाल के आर्थिक महत्व को समझते हैं कि ऐसा बंगाल में क्या था जिससे कि अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल को ही चुना अधिकार करने के लिए। तो बंगाल की यदि भौगोलिक स्थिति को यदि हम समझें तो बंगाल का क्षेत्र था वह बंगाल और बिहार, उड़ीसा, इन सभी से मिलकर बना होता था। तो भौगोलिक दृष्टि से एक विशाल क्षेत्र था। साथ ही बंगाल में जो जमीन थी वह उपजाऊ थी। इसका कारण था कि यहाँ पर गंगा नदी वैश्य भी थी और ब्रह्मपुत्र नदी वैश्य भी थी।
तो यहाँ का जो क्षेत्र है वो उपजाऊ था, जिसके कारण यहाँ की कृषि उत्पादन है वो काफ़ी भारी मात्रा में होती थी। तो कृषि की दृष्टि से ये क्षेत्र संपन्न था। साथ ही इसमें शिल्प उद्योगों की काफ़ी बहुलता थी, यानी शिल्प उद्योग बड़ी मात्रा में यहाँ पर लगे हुए थे। उद्योग की दृष्टि से भी बंगाल संपन्न था। खनिज संसाधन भी यहाँ पर काफ़ी थे, क्योंकि बंगाल में जो बिहार का क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा जो कि खनिज संसाधनों से संपन्न क्षेत्र है, तो यहाँ पर खनिज संसाधन भी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में थे। साथ ही बंगाल का क्षेत्र व्यापारिक केंद्र के रूप में पहले से ही विकसित हो रखा था, इसलिए अंग्रेजों के लिए ये महत्वपूर्ण था। साथ ही बंगाल की जो भौगोलिक स्थिति थी वह बंगाल की खाड़ी के पास थी, तो समुद्र से सटा हुआ क्षेत्र था, तो तटीय क्षेत्र था। तो यहाँ पर बंदरगाह भी मौजूद थे, जिससे कि जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है जब बंगाल से व्यापार करे, विदेशी व्यापार करे, तो उसके लिए आसानी से परिवहन की सुविधा प्राप्त हो जाए, क्योंकि उस समय पर जो व्यापारिक परिवहन होता था वह जल मार्ग के द्वारा होता था। यहाँ पर यदि किसी क्षेत्र में व्यापारिक केंद्र स्थापित है, साथ में बंदरगाह भी पास में मौजूद है, तो वहाँ पर विदेशी व्यापार है वो काफ़ी समृद्ध अवस्था में हो जाता है। तो आर्थिक दृष्टि से बंगाल है वो काफ़ी संपन्न हो जाता है और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हर प्रकार से अनुकूल स्थिति में था बंगाल। बंगाल की सामरिक स्थिति भी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुकूल थी, क्योंकि जो मुगल राजधानी थी वह दिल्ली थी और वहाँ से मुगल सम्राट शासन व्यवस्था चलाता था। बंगाल की दिल्ली से पर्याप्त दूरी थी, जिससे कि यदि बंगाल में कोई बाहरी शक्ति कोई गतिविधि चला रही है, राजनीतिक अधिकार करना चाह रही है, तो जो दिल्ली है वहाँ से तुरंत कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। यदि दिल्ली से कार्रवाई करनी है बंगाल में तो उसको काफ़ी समय लगता था। इतने समय में बाहरी शक्ति है वो बंगाल पर अपना अधिकार पूर्ण रूप से कर सकती थी। साथ ही बंगाल की स्थिति थी उसमें यह था कि क्षेत्रीय शक्तियों का अभाव था, और क्षेत्रीय शक्तियों का अभाव होने के कारण क्षेत्रीय संघर्ष नहीं था, जिसके कारण बंगाल अन्य क्षेत्रों की तुलना में शांत स्थिति में था। जबकि जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है उस पर लगातार बाहर से आक्रमण हो रहे थे, जिसमें अहमद शाह अब्दाली के द्वारा भी आक्रमण किया जा रहा था। तो बाहरी शक्ति उत्तरी भारत को अशांत किए हुए थी। साथ ही दक्कन क्षेत्र में मराठा और भी अन्य जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी जो कि आपस में युद्ध में संलग्न थी। इस प्रकार से उत्तर भारत, दक्कन का क्षेत्र, ये सभी अशांत क्षेत्र था, जबकि बंगाल का क्षेत्र था वो तुलनात्मक रूप से शांत था। इसलिए क्षेत्रीय शक्तियों से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना टकराव नहीं हुआ था, और बंगाल पर मुगल सम्राट के द्वारा ही नवाबों की नियुक्ति की जाती थी, तो सीधे सीधे मुगल सम्राट के अंडर में बंगाल का क्षेत्र आता था, और दिल्ली से पर्याप्त दूरी होने के कारण वहाँ पर तुरंत कार्रवाई मुगल सम्राट नहीं कर सकता था। तो सामरिक दृष्टि से भी बंगाल अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुकूल था। अब हम प्लासी के युद्ध की प्रक्रिया को समझते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से बिना पूछे ही कलकत्ता की किलेबंदी प्रारंभ कर दी थी, और किलेबंदी प्रारंभ करके जो नवाब के विरोधी तत्व थे उनको उस किले में आश्रय देना प्रारंभ कर दिया। अब इसके कारण जो अंग्रेजों से तो बंगाल का नवाब है उनसे नाराज़ हो गया, और उसने 1756 में अंग्रेज और उनके जो अंग्रेजों के द्वारा नवाब के विरोधी जिनको अंग्रेज संरक्षण दे रहे थे उन पर आक्रमण कर दिया, जिनमें घसीटी बेगम और शौकत जंग को उसने पराजित किया। और नवाब के द्वारा जो कि सिराजुद्दौला था उसने कलकत्ता की किले था जो कि अंग्रेजों ने बना रखा था उसकी घेराबंदी कर दी। इसी क्रम में 20 जून 1756 को एक ब्लैक होल की घटना घटित होती है, जिसका जिक्र अंग्रेजी सैनिक होलवेल करता है। हालांकि इतिहासकार इसकी पुष्टि नहीं करते हैं और इस पर एक विवाद भी है कि वास्तव में ये घटना हुई या नहीं, लेकिन इसका इतिहास में जिक्र होता है तो इसको हम समझ लेते हैं। तो इसमें जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के किले पर घेराबंदी की थी तो उस समय पर जो वहाँ पर 146 अंग्रेज कैदी थे उनको एक कोठरी में बंद कर दिया था।
जो कि एक छोटी सी कोठरी थी उसमें बंद कर दिया। तो अगले दिन जब उनको वहाँ से निकाला तो 146 में से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। तो इसको कहा जाता है ब्लैक होल की घटना। लेकिन जनवरी 1757 में एक मोड़ आ जाता है और ये मोड़ का कारण बनता है रॉबर्ट क्लाइव, जो कि अंग्रेज अधिकारी हैं। इसके द्वारा फिर से कलकत्ता पर अधिकार कर लिया जाता है और इस समय पर रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया जाता है। जब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर देता है तो उसके बाद सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच अलीनगर की संधि होती है 9 फरवरी 1757 को। इसमें कुछ प्रावधान रखे जाते हैं जिसमें अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बिना चुंगी के व्यापार करने की अनुमति दे दी जाती है। साथ ही उन्हें कलकत्ता में सिक्के ढालने की अनुमति भी दे दी जाती है और कलकत्ता में किलेबंदी करने की भी अधिकार मिल जाता है। इस प्रकार से सिक्के डालने की अनुमति, किलेबंदी करने की अनुमति और बिना चुंगी के व्यापार करने की अनुमति अलीनगर की संधि के द्वारा अंग्रेजों को मिल जाती है। तो यहाँ पर इस अलीनगर की संधि में आप देखेंगे तो यहाँ पर बंगाल में अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की एक समानांतर सत्ता स्थापित हो चुकी है इस संधि के माध्यम से। अब हम समझते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में प्लासी के युद्ध के कारण के रूप में कौन कौन से कारण हैं वह उभर कर आते हैं। तो प्लासी के युद्ध के से पहले जो अलीनगर की संधि हुई थी तो अंग्रेजों ने कहा था कि सिराजुद्दौला ने अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया है। तो ये आरोप लगाते हैं अंग्रेज सिराजुद्दौला पर और चूंकि अंग्रेज है वो नवाब के विरोधियों को शरण दे रहे थे, इससे सिराजुद्दौला काफ़ी नाराज़ था और अंग्रेज है जो उनको नवाब के द्वारा व्यापारिक सुविधाएं दी गई थी उसका दुरुपयोग लगातार कर रहे थे और नवाब की अनुमति के बिना लगातार वो किलेबंदी करने का प्रयास कर रहे थे। और अंग्रेजों का ये उद्देश्य था कि बंगाल पर किसी न किसी तरह से राजनीतिक अधिकार जमाया जाए और इसमें यह है कि सिराजुद्दौला को नवाब के पद से हटाया जाए और उसके बाद एक कठपुतली नवाब के रूप में यहाँ पर बंगाल का नवाब बनाया जाए। उस प्रकार से प्लासी के युद्ध के कारण निकल कर आते हैं और आगे युद्ध की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। प्लासी का युद्ध 1757 को लड़ा जाता है। प्लासी की जो लोकेशन है वह नादिया जिला जो कि पश्चिम बंगाल में है, भागीरथी नदी के तट पर ये पड़ता है। तो प्लासी के युद्ध में एक तरफ होते हैं बंगाल का नवाब जो कि सिराजुद्दौला है, दूसरी तरफ है अंग्रेज। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व है वह क्लाइव करता है, रॉबर्ट क्लाइव। इसमें जो सिराजुद्दौला था उसका सेनापति था मीर जाफर और सबसे बड़ा विश्वासघाती था ये। इसने बंगाल के नवाब के साथ विश्वासघात किया था और ये अंग्रेजों के साथ मिल गया था। साथ में मीर जाफर के साथ और जो विश्वासघाती थे उनमें से एक था राय दुर्लभ, एक था अमित चंद, एक जगत सेठ था और एक था यार लतीफ़। तो इस प्रकार से ये जो विश्वासघाती थे ये सभी अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के पक्ष में युद्ध करते ही नहीं हैं। यदि हम सैनिकों की बात करें तो बंगाल के नवाब की जो सैनिक थे लगभग 50,000 थे, जबकि जो अंग्रेज सैनिक थे वो लगभग 3200 थे। ये आंकड़ा ऊपर नीचे कुछ हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं थे। इसका मतलब ये थे कि बंगाल के नवाब का केवल 5% ही सैनिक अंग्रेजों के पास थे। इसके बावजूद प्लासी का युद्ध है वो बंगाल का नवाब हार जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है मीर जाफर और कुछ लोगों के द्वारा बंगाल के नवाब के साथ विश्वासघात करना। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो वफादारी निभाते हैं। उनमें एक है मीर मदान और एक था मोहनलाल। तो ये युद्ध करते समय वीरगति को प्राप्त होते हैं और इस 50,000 की सेना के अंतर्गत केवल 500 सैनिक ही लड़े थे। बाकी अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद चूँकि इस सेना ने अंग्रेजों के समक्ष
आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि ये आदेश का पालन कर रहे थे, मीर जाफर के आदेश का। और मीर जाफर ने युद्ध करने की अनुमति इन सैनिकों को नहीं दी और आत्मसमर्पण अंग्रेजों के समक्ष कर दिया। उसके बाद सिराजुद्दौला है वो मुर्शिदाबाद चला जाता है और वहाँ पर मीर जाफर का पुत्र जिसका नाम था मीरन, उसने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। इस प्रकार से प्लासी का युद्ध है वो एक षड्यंत्र था, ना कि युद्ध। तो ये प्रत्यक्ष रूप से सेनाओं के मध्य युद्ध नहीं लड़ा गया, बल्कि कुछ स्वार्थी लोगों ने नवाब के साथ विश्वासघात किया और अंग्रेजों के साथ जाकर मिल गए और अंत में सिराजुद्दौला है वो हार गया। उसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बनाया, जो कि एक कठपुतली नवाब के रूप में बनाया गया था। तो अब वास्तविक जो शक्ति है वो अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी, नवाब तो केवल कठपुतली बनकर रह गया। प्लासी के युद्ध के संबंध में कुछ विद्वानों ने कुछ वाक्यांश कहे, स्टेटमेंट कहे, जो कि इस प्रकार है। प्लासी एक सौदा था जिसमें बंगाल के कुछ धनी स्वार्थी लोगों ने अपना देश अंग्रेजों को बेच दिया। ये के.एम. पन्नीकर ने कहा है। प्लासी के युद्ध से परिणामों की लंबी श्रृंखला शुरू हुई जिसने भारत का रुख बदल दिया, ये ताराचंद ने कहा है। तो इस प्रकार से प्लासी का युद्ध वास्तव में एक षड्यंत्र ही था, प्रत्यक्ष रूप से लड़ा गया युद्ध नहीं था। प्लासी के युद्ध की हार के बाद कुछ आर्थिक परिणाम घटित हुए, जिसमें बंगाल की लूट प्रारंभ हो गई। अब अंग्रेजों के द्वारा बंगाल की लूट चालू हो गई, जिसमें प्लासी के युद्ध से पहले बंगाल जो कि सबसे धनी प्रदेश था, उसको अब गरीब धीरे धीरे बनाना प्रारंभ कर दिया अंग्रेजों ने। और जो कठपुतली राजा अंग्रेजों ने बनाया था मीर जाफर, उसने 3 करोड़ रुपए कंपनी के अधिकारियों को दिए। अब 3 करोड़ उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होती थी, तो उस मीर जाफर ने मुफ्त में यूं ही कंपनी के अधिकारियों को 3 करोड़ रुपए दे दिए। कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया। अब मुक्त व्यापार का अधिकार मिलने के कारण जो बंगाल के स्थानीय व्यापारी थे उनकी हालत खराब हो गई। धीरे धीरे उनका व्यापार चौपट होना प्रारंभ हो गया। अगले 8 वर्षों में कंपनी ने 15 करोड़ रुपए का लाभ कमाया, यानी 1757 से लेकर 65 तक लगभग 15 करोड़ रुपए का लाभ कमाया कंपनी के द्वारा। इस प्रकार बंगाल की लूट लगातार होना प्रारंभ हो गई थी। बंगाल को यूरोप से मिलने वाला सोना चांदी बंद हो गया, क्योंकि जब 1757 से पहले बंगाल में स्थानीय लोगों के द्वारा उद्योग चलाए जाते थे, शिल्प उद्योग चलाए जाते थे, तो यहाँ पर सामग्री बनाई जाती थी और उनको यूरोप में बेचा जाता था और यूरोप से सोना चांदी के रूप में बंगाल में धन आता था। लेकिन चूंकि अब अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की व्यवस्था बंगाल में ही कर ली, तो वहाँ पर विदेशों से, यूरोप से वो सोना चांदी नहीं लाते थे। अब वहीं से संसाधनों को लूटना प्रारंभ कर दिया अंग्रेजों ने। सैन्य परिणाम के रूप में भारतीय शासकों की सैन्य कमजोरियां उजागर हो गई और भारतीय शासकों की बड़ी सेना को भीड़ मात्र माना जाने लगा। चूंकि अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध को षड्यंत्र के तहत जीता था, तो अंग्रेजों को ये विश्वास होना प्रारंभ हो गया कि षड्यंत्र के माध्यम से अन्य क्षेत्रों पर भी विस्तार किया जा सकता है। साथ ही भारत में ऐसे भी कुछ लोग थे जो विश्वासघात प्रकृति के थे और अंग्रेजों ने उन लोगों को पहचाना और अपने पक्ष में करके विस्तार की नीति को लगातार आगे बढ़ाया। और साथ ही फूट डालो राज करो की नीति को उन्होंने प्रारंभ कर दिया, जिससे कि वो अन्य क्षेत्रों में भी राजनीतिक विस्तार को आगे बढ़ा सके। तो इस प्रकार प्लासी के युद्ध के बाद राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, नैतिक कई प्रकार के परिणाम घटित हुए। अब हम इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों का हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ऑप्शन ए बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा, डी पश्चिमी बंगाल। ये प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2010 में पूछा गया है। तो हमने ये एक सिंपल सा प्रश्न है जिसको पढ़ा है कि प्लासी है वह पश्चिमी बंगाल में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल था? 1 राय दुर्लभ, 2 अमीचंद, 3 जगत सेठ,
4 यार लतीफ़। तो इसमें कूट दे रखे हैं और ऑप्शन ए, बी, सी और डी दे रखा है। तो हमने लेक्चर का अध्ययन करते समय ये पढ़ा था, मीर जाफ़र के साथ राय दुर्लभ, अमीचंद, जगत सेठ और यार लतीफ़, ये चारों और विश्वासघाती थे जिन्होंने अंग्रेजों के पक्ष में चले गए थे। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी। ये प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स 2001 में पूछा गया है, बिहार पीसीएस परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 3, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था यानी किस वर्ष में लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1761, बी 1757, सी 1760, डी 1767। ये प्रश्न मध्य प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स 2006 में पूछा गया है। सिंपल सा प्रश्न है क्योंकि 1757 में ये प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, इसलिए इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो गवर्नर का मतलब है सूबेदार। ऑप्शन ए सरफराज खान, बी मुर्शीद कुली खान, सी अलीवर्दी खान, डी सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो ये प्रश्न है यूपी पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया है। हमने लेक्चर में अध्ययन किया कि स्वतंत्र रूप से जो अंतिम सूबेदार मुगल सम्राट के द्वारा बनाया गया था बंगाल का, वह था मुर्शीद कुली खां। उसके बाद है फिर वंशानुगत व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी, तो इसका आंसर हो गया बी मुर्शीद कुली खान। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, बी प्लासी का युद्ध, सी मैसूर की तीसरी लड़ाई, डी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ये प्रश्न मध्य प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स 1994 में पूछा गया था। इसका जो आंसर होगा वह होगा प्लासी का युद्ध, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद ही भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड एमहर्स्ट, सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो जो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था वह था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि 1757 का जो युद्ध था उसमें अंग्रेजों की जो सेना थी उसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, और वहीं से ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापना प्रारंभ होती है भारत में। इसलिए भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि हुई थी। तो ये सही है क्योंकि फरवरी 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच अलीनगर की संधि हुई थी, तो ये सही है। स्टेटमेंट 2, अलीनगर की संधि के तहत सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी करने तथा सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान की थी। ये भी सही है क्योंकि अलीनगर की संधि में ये प्रावधान थे कि अंग्रेजों को कलकत्ता में किलेबंदी करने की अनुमति प्राप्त हुई, साथ ही सिक्के ढालने की अनुमति भी प्राप्त हुई। इस प्रकार यहाँ पर स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। तो यहाँ पर पूछा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो उसमें कथन 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है आप सभी को इस लेक्चर के माध्यम से प्लासी के युद्ध के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब आप किसी भी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आएंगे तो आप इसको अच्छे से हल कर सकेंगे। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।